हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th, वेलकम टू हिंदी व्याकरण क्लास। स्टूडेंट्स, हिंदी व्याकरण की क्लास में हमारा चल रहा था सेकंड चैप्टर, जिसका नाम था वर्ण विचार, फोनोलॉजी। इस चैप्टर में पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्णमाला क्या होती है और वर्ण क्या होते हैं इसको स्टडी किया था और अच्छे से समझा था। हिंदी वर्णमाला भी पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो में हम लोग कितने वर्ण होते हैं? 53 वर्ण होते हैं, 53 वर्ण होते हैं इसमें, जिसमें स्वर, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, व्यंजन, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्ताक्षर और आगत ध्वनियाँ, ये सभी क्या हैं, इनको हम पिछले वीडियो में अच्छे से पढ़ चुके हैं। हिंदी वर्णमाला के भेद, स्वर और व्यंजन होते हैं, 11 स्वर होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन हम आगे पढ़ेंगे। हम पिछले वीडियो में हम केवल स्वर पढ़े थे, स्वर के भेद पढ़े थे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, स्वरों की मात्राएं पढ़ी थी, किस स्वर की क्या मात्रा होती है। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन, व्यंजन के भेद। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन तथा ऊष्म व्यंजन। तो सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने पर मुंह से निकलने वाली हवा उच्चारण के स्थान से स्पर्श करती हुई निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी कि ये व्यंजन जिनको बोलते समय हमारी जीभ है उच्चारण करने के स्थान को स्पर्श करती है, छू कर निकलती है, उसे स्पर्श कहते हैं। जैसे स्पर्श व्यंजन क्या है आपके? क से लेकर माँ तक जितने भी व्यंजन हैं ये सभी स्पर्श व्यंजन हैं, क्योंकि इन सभी व्यंजनों को बोलने के लिए हमें या तो होंठ या जीभ को स्पर्श कराना पड़ता है। जीभ तालू से लगती है, जैसे कि क, ख, ग, घ, ण। ये कंठ यानी कि जीभ को ऊपर कंठ से लगा के बोलते हैं। जीभ का जो हमारा पिछला हिस्सा है वो कंठ से लगता है। आप बोल के देखिए तो आपकी जीभ का पिछला हिस्सा गले के ऊपर टच करेगा। क, ख, ग, घ, ण। और ये जब तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं? च वर्ग वाले, जो तालू से लग के होते हैं। इसमें उच्चारण का स्थान भी दिया गया है। जैसे क वर्ग वाले जो व्यंजन हैं, इन्हें बोलते समय आवाज़ कंठ से निकलती है, इसलिए इनको कंठ व्यंजन कहते हैं। च वर्ग वाले जो व्यंजन है ये जीभ तालू से लगती है, च, छ, ज, झ, य, ये तालव्य व्यंजन कहते हैं इनको। ट वर्ग में जीभ मूर्धा से लगती है, दांतों के ऊपर की जो छत होती है, हमारे मुंह के जो ऊपर का हिस्सा होता है, मूर्धा। ट, ठ, ड, ढ, ढ, मूर्धन्य, इनको मूर्धन्य कहते हैं। ता वर्ग ये दांतों से मिलाकर, जीभ दांतों से मिलाकर ये आवाज़ें निकालती है, उनको दंत व्यंजन कहते हैं। जैसे कि ता, धा, दा, धा, ना, बिना दांतों के आप ये शब्द नहीं बोल पाएंगे, ये अक्षर। ऐसे ही पा वर्ग में ये होठों से बोलने वाले सारे शब्द हैं। पा, फा, बा, भा, मा, ये ओष्ठ्य हो गए। तो समझ गए बच्चों, ये है स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, इन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों तथा व्यंजनों के बीच का सा होने के कारण इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ मतलब ये है तो व्यंजन, लेकिन इनका उच्चारण स्वरों की तरह होता है। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग से पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है। जैसे कि य, जीभ स्पर्श तो नहीं करती लेकिन थोड़ा सा मूवमेंट करती है। यह बोलने पर जीभ हमारी मूवमेंट कर रही है, ठीक है। र, ल, व, र बोलने पर जीभ कहीं पर टच नहीं कर रही है लेकिन मूवमेंट होता है, तो इसलिए इनको अंतस्थ कहते हैं। र, ल, व। इसके बाद है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, इनका उच्चारण करते समय मुंह से हवा के रगड़ खाने के कारण ऊष्मा पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है, अतः इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो सीधे सीधे बता दें कि ऊष्म व्यंजन को बोलते समय हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है। आप चाहें बोलकर देख सकते हैं। शा बोलिए, शा, श, स और ह, ये चारों अक्षर बोलने पर आपके मुंह से गर्म हवा निकलेगी, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? श, त्र, ग्र, श, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 वर्ण हैं, ये संयुक्त होते हैं क्योंकि ये 2 वर्णों से मिलकर बने हैं। जैसे कि क्षत्रिय का जो श है, ये कौन से शब्दों से, कौन से अक्षरों से मिलकर बना है? का और श से, षटकोण वाले श से, है ना। जिससे कि क्षमा, रक्षा, कक्षा लिखते हैं। ऐसे ही ज्ञ, ज और न्य से, त्र, ता और रा से, और श्री वाला सरा जो है ये श और रा से मिलकर बना है। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? जो एक ही
व्यंजन यानी समान व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, वो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे शक्कर चक्कर लिखते हैं, बच्चा कच्चा बिल्ली दिल्ली, तो एक सेम होता है अक्षर, एक आधा होता है और एक पूरा होता है, तो दोनों को मिलाकर लिखा जाए। जैसे कि ला से ला मिलाया, का से का मिलाया, दा से द, च से च, तो ये जो भी अक्षर होते हैं सेम होते हैं, समान व्यंजनों को मिलाने पर जो व्यंजन बनते हैं उनको द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं वर्ण विच्छेद। किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग वर्ण विच्छेद कहलाता है। किन्हीं शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्णों को, जैसे कोई शब्द है उसके वर्ण यानी कि उसकी छोटी से छोटी ध्वनियाँ हैं, उनको हम अलग कर दें तो वर्ण विच्छेद होगा। व्यंजन स्वर युक्त होते हैं, इसलिए वर्ण विच्छेद करते समय व्यंजनों को अरहित रूप में लिखा जाना चाहिए। यानी कि व्यंजनों से भी हम अ की ध्वनि निकाल देते हैं तो जो व्यंजन होते हैं उनके ऊपर हलंत लग जाता है। ठीक है, जैसे सरोज लिखा, तो सरोज को जब हम अलग लिखेंगे तो सा में से आ निकाल देंगे, सा पे हलंत लग जाएगा, और आ को प्लस करके लिख देंगे, ये हो गया स अ। फिर रो में रा से ओ निकाल देंगे, रा पे हलंत लग जाएगा और ओ की मात्रा अलग हो जाएगी, सरोज। फिर ज में से आ निकाल देंगे, ज और प्लस आ लिख देंगे, इसे कहते हैं वर्ण विच्छेद। समझ में आ गया बच्चों? ऐसे ही आप ये सारे एग्जाम्पल देखकर समझ लीजिए। सरोज के और कार्य, पढ़ाई, त्यौहार, किताब, सूरज, अमरूद, विज्ञान, ये सभी वर्ण विच्छेद आप स्टडी कर लीजिए। वीडियो पॉज कर दीजिए, चाहे आप बुक देखकर इसको स्टडी कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अयोगवाह। हिंदी में 11 स्वरों के अतिरिक्त 3 वर्ण और होते हैं। ये होते हैं अंग, अंग तथा अह, ये भी जोड़े जाते हैं। इनको अयोगवाह कहा जाता है। ये स्वर नहीं होते, परंतु इनकी भी स्वरों की तरह मात्राएं होती हैं, अतः इन्हें स्वरों के साथ लिखा जाता है। ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जाते हैं, इसलिए इनको अयोगवाह कहा गया है। समझ में आ गया बच्चों? इनके उदाहरण देख लीजिए। अंग से संध्या, सायंकाल, कंगन, अंग, पंख, इनकी बिंदी लगती है ऊपर। ठीक है, और अंगूर जैसे लिखते हैं, अंगूर में यहाँ अंग का यूज हो जाता है। और जैसे ये चंद्रमा वाली जो चंद्र बिंदी होती है, जिनमें नाक और गले दोनों से ध्वनि निकलती है, इसको अनुस्वार कहते हैं। ये अनुनासिक होता है, अंग की बिंदी, ये अनुनासिक और ये अनुस्वार होता है। ठीक है, जैसे आँख, मांग, दांत, टांग। और आह तो आप जानते ही हैं, इसमें ह की ध्वनि निकलती है, अतः, विशेषतः, प्रातः। ठीक है, अब पढ़ते हैं अनुस्वार। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जब किसी व्यंजन का उच्चारण मुख के साथ साथ नासिका से भी किया जाता है तो व्यंजन अनुस्वार कहलाता है। अनुस्वार का प्रयोग व्यंजन वर्ग के पंचम वर्ण ण, ञ, न, न, म के स्थान पर बिंदु के रूप में किया जाता है। अनुस्वार का उच्चारण उसी पंचम वर्ण की तरह होता है जो अनुस्वार के तुरंत बाद आया हो, जैसे अंतर, कंगन, रंजन, डंक, अंडा, संगति। तो अनुस्वार के तुरंत बाद जो भी अक्षर आता है उसी के अनुसार इसका उच्चारण होता है। यदि अरहित पंचम वर्ण के बाद पंचम वर्ण, या आप बच्चों पंचम वर्ण समझ रहे हो, जो वर्णमाला में 5वां अक्षर है, जैसे का, खा, गा, घ, ण, ट, ठ, ड, ढ, य, आप इसको देख लीजिए, ये पंचम वर्ण है। ये वाले जो वर्ण है आपके, ये वर्णमाला के पंचम वर्ण है। जब क वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है, का, खा, गा, घ, तब ण आता है, टा, ठा, डा, ढ, ण आता है, वो चा, छा, जा, झा, ण, और टा, ठा, डा, ढ, फिर ण आता है, फिर ता, था, दा, धा, न आता है, पा, फा, वा, भा, म आता है। ये सभी 5वें अक्षर हैं, इसलिए इनको पंचम वर्ण कहा गया है। तो कंफ्यूज मत हो जाए, इनको समझ लीजिए। ठीक है, यदि अरहित पंचम वर्ण के बाद पंचम वर्ण या य, व में से कोई वर्ण आया हो तो वहाँ अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता। इसको उदाहरण से समझ लें। जैसे पंचम वर्ण माँ है और माँ के बाद में कोई आ का स्वर नहीं है, ठीक है, तो पंचम वर्ण जो भी आएगा वहाँ अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कि चम्मच, माँ के बाद में माँ आ गया है, तो हम क्या करेंगे, उस पर अंक की बिंदी नहीं लगाएंगे, उस अक्षर को आधा कर देंगे। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए।
जैसे चम्मच है, आप चम्मच को ऐसे नहीं लिख सकते, ये चा के ऊपर आपने अंक की बिंदी लगा दी। अगर आप ऐसे चम्मच लिखेंगे तो ये गलत होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो अनुस्वार के बाद में अगर कोई भी पंचम वर्ण आ जाए तो क्या होगा, पंचम वर्ण नहीं लिखा जाएगा। ऐसे ही सम्मान, अन्न, अन्य, पुण्य। यदि सम के बाद य र ल व श श स ह में से कोई आया हो तो म के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। जैसे कि सम के बाद में यम आया तो संयम हो जाएगा, सम के बाद में यार सार आया तो संसार हो जाएगा। तो ऐसे जो शब्द हैं जिनमें म के बाद में, सम शब्द के बाद में या र ला वा शा कोई भी शब्द आ जाए तो माँ का जो स्थान के अनुस्वार का ही प्रयोग हो जाता है, यानी कि बिंदी लग जाती है। समयम नहीं लिखेंगे, इसको संयम लिखेंगे। समलाप है तो संलाप हो जाएगा, संयोग है तो संयोग हो जाएगा, ठीक है। ये रूल आप अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। अनुस्वार का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से निकलती है। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है, जैसे कि आँख, ऐसे इसका उच्चारण आँख से, नाक से किया जाएगा। आँख है, हमने आँख लिखा तो हम बोलेंगे आँख, यानी नाक से ध्वनि निकलेगी, ठीक। हंसी, चांदनी, मांग, भांति आदि, ये हो गया आपका, सही है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों, ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा है, ओके। विसर्ग, उच्चारण के समय इसकी ध्वनि हा के रूप में निकलती है, ये आप पहले से भी पढ़ चुके हो, अच्छे से आता है। किसी भी अक्षर या शब्द के बाद में अगर विसर्ग लगा है तो ह की ध्वनि निकलेगी, जैसे कि अतः, नमः, प्रातः, स्वतः। अ, बॉल, डॉक्टर आदि में जो अ उच्चारित होता है वह आ और औ के बीच की ध्वनि है, ना तो आ है ना औ है, उसके बीच की ध्वनि है अ। अंग्रेजी शब्दों का ये शुद्ध उच्चारण करने के लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अ को भी स्वरों में शामिल करने की सिफारिश की है। तो पहले अ हिंदी के स्वरों में नहीं था, लेकिन अब जो अ है ये भी हमारी भाषा में प्रयोग होने लगा। तो इसमें कुछ चीज़ें दोहराने वाली हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरे चैप्टर का सार है, इसको आप दोहरा लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आपके इन्हीं में से क्वेश्चन आंसर्स मिल जाते हैं। जैसे ध्वनि को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों को वर्ण कहते हैं, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी दोहराने वाली हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको दोहरा लीजिए। तो चैप्टर आपका ये कंप्लीट हो गया, समझ में आया बच्चों। आइए अब इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज मैं हमेशा आप वीडियो में कराया करूँगा, केवल क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आपको साइंटिफिक स्टडी ऐप में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। एक्सरसाइज फिल करने के लिए आप देखते रहिए कि एक्सरसाइज को मैं इसमें फिल करके आपको दिखा दिया करूँगा, और आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके अपनी बुक फिल कर लीजिए। वीडियो पॉज कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों में से जो अच्छा ठीक लगे करें। तो पहला है आपका सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। वर्ण को और किस नाम से जाना जाता है? तो वर्ण को और किस नाम से जाना जाता है? अक्षर के नाम से। दो व्यंजनों के संयोग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में 3 गुना समय लगता है प्लुत स्वर कहते हैं। विसर्ग का उच्चारण किस वर्ण की भांति होता है? हाँ। यह र ल व व्यंजन कहलाते हैं कौन से? अंतस्थ। तो स्क्रीनशॉट लेके इनको फिल कर लो। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए। इनको देख लीजिए, आप फिल कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़े। ऐसे ही निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद करके लिखिए। ये वर्ण विच्छेद आपको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज कर दीजिए, आराम से लिख लीजिए। अगर आपको वीडियो साफ दिखाई ना पड़े तो आप ऊपर जो 3 डॉट्स हैं, 3 डॉट्स को क्लिक कीजिए, उसमें वीडियो क्वालिटी 144, 240, 360 जो होती है, जो ठीक लगे 360 कर लीजिए, वीडियो साफ चलेगा। क्वालिटी आप बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका। बॉक्स में दिए गए शब्दों में से संयुक्त व्यंजन तथा द्वित्व व्यंजन शब्द छांट कर लिखिए। ये मैंने छांट कर लिख दिए हैं, आप इनको देखकर फिल कर सकते हो। ऐसे ही ये एक्सरसाइज भी आप देखकर फिल कर सकते हो, उचित नाम से मिलाइए। और बाकी का जो ये जो है खेल खेल में करना है, ये आपको क्या करना है, ये स्वयं करना है, ये आपका खुद का वर्क है, सेल्फ वर्क है, ठीक है, कर लीजिए। तो चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज के साथ में। क्वेश्चन आंसर अब मैंने बताई दिए, आपको मिल जाएंगे साइंटिफिक स्टडी ऐप में। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय।